सीरियल किलर्स, ये वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? आई एम श्योर आपके दिमाग में कुछ ऐसे साइको टाइप के लोगों की इमेजेस आती होंगी जिन्हें बिना मतलब मासूम लोगों की जान लेने में मजा आता है। एंड इन किलर्स को पहचानना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये सोसाइटी में एकदम नॉर्मल लोगों की तरह ही रहते हैं। एंड आप बता ही नहीं पाओगे कि ये इंसान भी कोई सीरियल किलर हो सकता है। हो सकता है कि आपके साथ आपके ऑफिस में काम करने वाला आपका कलीग एक सीरियल किलर हो, या फिर शायद आपके घर के पास रहने वाला आपका कोई पड़ोसी एक सीरियल किलर हो, या फिर शायद आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई ऐसा हो जो एक सीरियल किलर हो सकता है। एंड आपको उसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है क्योंकि इन्हें पहचानना ही इतना मुश्किल होता है। अब सीरियल किलर्स में से कुछ किलर्स ऐसे होते हैं जो बहुत स्मार्ट होते हैं। वो इतने स्मार्ट होते हैं कि उनके स्मार्टनेस के सामने बड़े से बड़े पुलिस ऑफिसर्स एंड डिटेक्टिव्स की भी हालत खराब हो जाती है उन्हें पकड़ते पकड़ते। एंड वो कई बार पुलिस को चकमा दे देते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके एक टाइम बाद वो पकड़े ही जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि हिस्ट्री में एक ऐसा सीरियल किलर भी रह चुका है जिसे पकड़ना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि आज तक कोई उसका असली नाम तक नहीं पता कर पाया है। एंड ये किलर इतना स्मार्ट था कि उस टाइम पे जिस शहर में ये किलिंग्स करता था, इस एक अकेले किलर ने वहां के सभी पुलिस ऑफिसर्स एंड डिटेक्टिव्स के रातों की नींद उड़ा रखी थी। अब पुलिस एंड डिटेक्टिव्स खुद इतने स्मार्ट लोग होते हैं जिन्हें इन चीजों के लिए ट्रेन किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये किलर उनसे 2 कदम आगे था। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि वो किलर कितना स्मार्ट था। अब भले ही उस किलर का असली नाम किसी को नहीं पता, लेकिन एक नाम है जिस नाम से दुनिया उसे जानती है। अब ये नाम उसे कहां से मिला वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। सो जिस नाम से दुनिया उसे जानती है वो नाम है जैक द रिपर। सो ये बात है 19th सेंचुरी की, जब आयरिश इमिग्रेंट्स हेविली माइग्रेट कर रहे थे इंग्लैंड में, जिसकी वजह से इंग्लैंड ओवर पॉपुलेशन फेस कर रहा था। एंड इंग्लैंड का कैपिटल लंदन इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था क्योंकि आयरिश के साथ साथ ईयर 1882 से लेकर ईयर 1888 तक रशियन एम्पायर एंड ईस्टर्न यूरोप के दूसरे प्लेसेस पे जो जूइश रेफ्यूजीज थे वो भी वहां से भागकर यहाँ आ रहे थे क्योंकि वहां पर मैसेकर मचा हुआ था। एंड ज्यादातर लोग ईस्ट लंदन के एक डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है व्हाइट चैपल वहां जाकर बस रहे थे, जिस वजह से वो एरिया ओवर क्राउडेड हो गया। एंड ईयर 1888 में उस एरिया की पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 80,000 तक हो गई थी, जिस वजह से वहां पे लोग भूखमरी के शिकार हो गए थे। वहां पे सोने तक की जगह नहीं थी। एंड ऑलमोस्ट 55% बच्चे जो उस एरिया में पैदा होते थे वो 5 साल के भी हो पाए उससे पहले ही उनकी डेथ हो जाती थी। अब आप ही इमेजिन कर लो कि वहां की हालत कितनी खराब हो गई थी। एंड जिस जगह की हालत इतनी बुरी हो वहां पे क्राइम्स का बढ़ना तो बहुत ही नॉर्मल है। एंड चोरी चकारी, खून खराबा एंड शराबियों की पॉपुलेशन दिन भर दिन बढ़ते जा रही थी। एंड औरतों को भी खुद के सर्वाइवल के लिए प्रोस्टिट्यूशन जैसी चीजों में इन्वॉल्व होना पड़ा। जब अक्टूबर 1888 में पुलिस ने सर्वे किया तो उस टाइम पे व्हाइट चैपल में अराउंड 62 ब्रोथल्स हो गए थे एंड अराउंड 1200 औरतें प्रोस्टिट्यूशन के काम में इन्वॉल्व हो गई थी। एंड हर रात अप्रोक्सीमेटली 8,500 लोग उनसे सर्विस लेने आया करते थे। अब 31 अगस्त 1888 की एक रात, उस दिन फ्राइडे था एंड रात के तकरीबन 3:40 हो रहे थे, तभी एक आदमी जिसका नाम था चार्ल्स क्रॉस, वो व्हाइट चैपल के बक्सरो नाम के एक स्ट्रीट से गुजर रहा था। तभी उसे वहां जमीन पे एक औरत लेटी हुई दिखाई दी एंड वो अपने पेट के साइड लेटी हुई थी। चार्ल्स को लगा कि शायद ये शराब के नशे में बेहोश हो गई है। तभी उतने में एक और आदमी जिसका नाम था रॉबर्ट पॉल, वो भी चार्ल्स के पास आ गया एंड वो भी उसी औरत को देखने लगा। वहां रोशनी ज्यादा नहीं थी इसलिए उन लोगों को ठीक से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक पुलिस ऑफिसर भी उन दोनों को वहां देख के उनके पास आ गया एंड उसके पास एक लैंटर्न भी था। जब पुलिस ऑफिसर ने उस औरत को पलटा तब उन लोगों ने रियलाइज किया कि ये औरत तो मर चुकी है एंड उसकी डेड बॉडी बहुत ही बुरी हालत में थी। जिसने भी उसे मारा था वो बहुत ही जालिम टाइप का इंसान था। उस औरत के गले पे 2 गहरे कट्स थे एंड वो इतने गहरे थे कि गले के साथ साथ फूड एंड ऑक्सीजन पाइप्स भी कट चुकी थी। एंड उस औरत के पेट को भी बुरी तरह से फाड़ दिया था, जिस वजह से उसके इंटरनल ऑर्गन्स तक बाहर आ चुके थे। लाश की इतनी बुरी हालत देख के उन सबके भी रोंगटे खड़े हो गए थे क्योंकि इतना बेकार मर्डर केस तो उन्होंने भी आज तक नहीं देखा था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि उस औरत का नाम मैरी एन निकोल्स है एंड प्रोफेशन से वो एक प्रोस्टिट्यूट है। एंड उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये मालूम पड़ता है कि जिस किसी ने भी इसका मर्डर किया है उसे ह्यूमन बॉडी की बहुत अच्छी नॉलेज है, जैसे कि किसी डॉक्टर या फिर सर्जन को होती है। इस इंसिडेंट के जस्ट एक हफ्ते बाद ही 8 सितंबर 1888 को, वो सैटरडे का दिन था एंड सुबह के लगभग 6 बज रहे थे, तभी 29 हैनबेरी स्ट्रीट में एक और औरत की लाश मिलती है एंड इस औरत का नाम था
एनी चैपमैन, एंड ये भी एक प्रोस्टिट्यूट ही थी। इस औरत की लाश को सबसे पहले जॉन डेविस नाम के एक आदमी जो वही आसपास में रहता था उसने देखा था, एंड उसने तुरंत इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। जब पुलिस वहां पहुंची तब उन्होंने देखा कि इस औरत का मर्डर भी एग्जैक्टली प्रीवियस वाली औरत की तरह ही हुआ है, लेकिन इस बार इस औरत के इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि किडनी, इंटेस्टाइन्स एंड यूटेरस उसकी बॉडी से गायब थे, जिसका मतलब ये था कि वो किलर इसके इंटरनल ऑर्गन्स भी अपने साथ ले गया। वो सीन इतना ग्रूसम था कि पुलिस वाले भी उल्टी पे उल्टी किए जा रहे थे। अब पुलिस ऑफिसर्स ने अपनी इन्वेस्टिगेशन और तेज कर दी। वो व्हाइट चैपल के हर एक घर में जाके इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, एंड जितने भी प्रोस्टिट्यूट्स थे उन सबके पास भी जाके पूछताछ कर रहे थे। एंड उनके थ्रू पुलिस ऑफिसर्स को एक आदमी के बारे में पता चला जो हमेशा लेदर एप्रन पहने हुए होता था, एंड उसके पास कुछ नाइफ्स भी होते थे, एंड उन नाइफ्स को देख के डर के मारे वो प्रोस्टिट्यूट्स उसे सर्विस ऑफर करने से मना कर देती थी। अब पुलिस ऑफिसर्स को व्हाइट चैपल में एक ऐसा आदमी मिल भी गया जो एग्जैक्टली उसी तरह दिखता है जैसा उन प्रोस्टिट्यूट्स ने बताया था, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए वो उसे अरेस्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन उन्होंने उस पर नजर रखनी शुरू कर दी। काफी टाइम तक कोई और मर्डर नहीं हुआ था, इसलिए पुलिस वालों को लगा कि शायद किलर वही है, लेकिन तभी वो लोग गलत साबित हो गए, क्योंकि 30 सितंबर 1888 को वो संडे का दिन था एंड रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। तभी लुइस डिमशट्स नाम के एक आदमी को बर्नर स्ट्रीट पे एक और औरत की लाश मिलती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि उस औरत का नाम एलिजाबेथ स्ट्राइड है, एंड वो भी एक प्रोस्टिट्यूट थी। जब पुलिस क्राइम सीन पे पहुंच के एलिजाबेथ की लाश को देखती है तो उन्होंने नोटिस किया कि इस औरत का गला तो उसी तरह काटा गया है जिस तरह बाकी दोनों औरतों का काटा गया था, लेकिन इस औरत का सिर्फ गला ही काटा गया था, एंड बाकी बॉडी पे कहीं भी किसी दूसरे टाइप के चोट का निशान नहीं था। लेकिन इसी मर्डर के जस्ट 45 मिनट्स बाद ही माइट्रा स्क्वायर स्ट्रीट के पास एक और औरत की लाश पुलिस वालों को मिलती है, एंड उसकी लाश तो और ज्यादा बेकार कंडीशन में मिलती है। पुलिस ऑफिसर्स का यह मानना था कि शायद जब किलर एलिजाबेथ को मार रहा था तो शायद किसी ने उसे देख लिया था, या फिर शायद उसे ऐसा लगा होगा कि वो पकड़े जाएगा, इसलिए वो वहां से भाग गया, एंड वो अपने काम को ठीक से अंजाम नहीं दे पाया, एंड उसमें इस चीज का बहुत गुस्सा भरा हुआ होगा, एंड इसलिए उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए उस रात एक और औरत का मर्डर कर दिया। एंड जिस दूसरे औरत का उसने मर्डर किया था उसका नाम था कैथरीन एडोस, एंड वो भी एक प्रोस्टिट्यूट ही थी। अब पुलिस वाले भी उस किलर को ना पकड़ पाने की वजह से बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे, एंड उनकी फ्रस्ट्रेशन आगे और बढ़ने वाली थी। अब तक इस किलर को लेदर एप्रन किलर या फिर व्हाइट चैपल किलर के नाम से जाना जाता था, लेकिन 27 सितंबर 1888 को सेंट्रल न्यूज एजेंसी को एक लेटर मिलता है जो डियर बॉस के नाम से आया था, एंड उसमें लिखा था कि मैं लगातार सुन रहा हूँ कि पुलिस मुझे पकड़ लेगी, लेकिन मुझे पकड़ना उनके बस की बात नहीं है। मैंने जो पिछला शिकार किया था वो बहुत ही शानदार था, एंड मैंने उस औरत को चिल्लाने तक का मौका नहीं दिया था, एंड अब तुम लोग मेरा अगला तमाशा देखोगे। ये चाकू बहुत तेज है, एंड मैं अपने अगले शिकार को अंजाम देने जा रहा हूँ। गुड लक, जैक द रिपर। इस लेटर में पहली बार जैक द रिपर वर्ड यूज हुआ था, एंड तब से वो किलर इसी नाम से फेमस हो गया। लेकिन इस लेटर को कई लोग फेक मानते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये लेटर किसी जर्नलिस्ट ने खुद लिख के एजेंसी वालों को दिया था। वेल, अब ये रियल हो या ना हो, लेकिन अब जैक द रिपर ये नाम लोगों के दिमाग में बस चुका था, एंड अगर ये कोई फेक नेम है फिर भी दुनिया उस किलर को इसी नाम से जानने लगी थी। अब पुलिस ऑफिसर्स को भी ऐसे कई सारे लेटर्स मिलने लगे जिनमें लोग जैक द रिपर होने का दावा करते थे, लेकिन वो सारे लेटर्स फेक निकले। लेकिन फिर 16 अक्टूबर 1888 को व्हाइट चैपल विजिलेंस कमेटी के प्रेसिडेंट जॉर्ज लस्क को एक लेटर मिलता है फ्रॉम हेल नाम से, एंड उस लेटर के साथ एक छोटा बॉक्स भी मिलता है। जब वो उस बॉक्स को खोल के देखते हैं तब उसमें एक इंसान की आधी कटी हुई किडनी थी, एंड उस लेटर में लिखा हुआ था कि मैं तुम्हें ये आधी किडनी भेज रहा हूँ, एंड बाकी की आधी किडनी मैं फ्राई करके खा चुका हूँ, एंड मेरा यकीन मानो वो काफी टेस्टी थी, एंड अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो चाकू भी भेज सकता हूँ जिससे मैंने उस कत्ल को अंजाम दिया था। अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो मुझे पकड़ लो, मिस्टर लस्क। अब जब उस किडनी को एग्जामिन कराया गया तब पता चला कि वो किडनी कैथरीन एडोस की थी। अब इस लेटर को उन लोगों ने सीरियसली लिया, एंड वो श्योर थे कि ये पक्का उसी किलर ने भेजी है। अब इस किलर की वजह से उस जगह के हालात इतने बिगड़ गए थे कि खुद रानी विक्टोरिया को वहां आना पड़ा, एंड उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स को ऑर्डर दिया कि इस एरिया में सिक्योरिटी और बढ़ाई जाए। इस जगह के चप्पे चप्पे पे पुलिस ऑफिसर्स होने चाहिए, लेकिन इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद
उसने एक और औरत का मर्डर कर दिया। लेकिन जहां बाकी के 4 मर्डर उसने बाहर सड़कों पे किए थे, इस बार उसने जिस औरत का मर्डर किया था वो उसने उसी के घर में, उसी के बेडरूम में, उसी के बेड पे किया था। एंड ऐसा कहा जाता है कि इन 5 मर्डर्स में से सबसे ज्यादा बुरी कंडीशन इसी औरत के बॉडी की थी, क्योंकि इस बार उसने मर्डर को घर में अंजाम दिया था। तो इसलिए उसे पकड़े जाने का डर नहीं था, इसलिए वो आराम से जो चाहे वो कर सकता था उसके बॉडी के साथ। ऐसा माना जाता है कि उस किलर ने उस औरत की बॉडी के साथ ऑलमोस्ट 2 घंटे स्पेंड किए थे। इस औरत का नाम मैरी जेन केली था एंड ये भी एक प्रोस्टिट्यूट थी। अब इन किलिंग्स का सिलसिला 1888 से लेके 1891 तक चला था एंड अब तक टोटल 11 मर्डर्स जैक द किलर के नाम पे दर्ज हो चुके थे। लेकिन स्टार्टिंग के सिर्फ वो 5 मर्डर्स ही एक दूसरे से सिमिलर थे एंड बाकी थोड़े अलग थे। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जैक ने सिर्फ उन 5 औरतों का ही मर्डर किया था एंड बाकी के 6 मर्डर्स शायद किसी और ने किए थे एंड उन 5 औरतों के मर्डर को कैनोनिकल 5 नाम दिया गया था। अब 1891 के बाद जैक द रिपर अचानक से कहीं गायब हो गया एंड ऐसे मर्डर्स भी होना बंद हो गए। अब भले ही वो किलर कहीं गायब हो गया था, लेकिन वो अपने पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस छोड़ गया था एंड उनमें से एक ऐसा क्वेश्चन था जिसने सबको परेशान कर रखा था कि आखिर जैक द रिपर था कौन एंड उसने ये सारी किलिंग्स क्यों की। इतने साल बीत गए लेकिन आज तक ये केस अनसॉल्व्ड ही है। अब कुछ सस्पेक्ट्स की बात कर लेते हैं जिन पे पुलिस ऑफिसर्स को शक था कि शायद वो किलर इनमें से ही कोई हो सकता है। अब इनिशियली तो बहुत लोग पुलिस के नजर में आए एंड कुछ लोग तो सामने से आके क्लेम कर रहे थे कि वही जैक द रिपर है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि उनमें से कोई भी वो किलर नहीं है। लेकिन फिर 5 ऐसे सस्पेक्ट सामने आए जिनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा थी कि शायद इनमें से ही कोई किलर हो सकता है। सो एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो सस्पेक्ट था उसका नाम था मोन्टाज जॉन ड्रोइड। अब ये बंदा एक बहुत ही एजुकेटेड पर्सन था एंड वो व्हाइट चैपल से थोड़ी दूरी पे ही रहता था। अब जो लोग इसको जानते थे उन्होंने बताया कि ये बंदा सेक्सुअली थोड़ा अजीब था एंड जब ये किलिंग्स हो रही थी तब यह व्हाइट चैपल के आसपास भी देखा गया था। सो हो सकता है कि इन चीजों के पीछे इसी का हाथ हो। लेकिन इन इंसिडेंट्स के कुछ हफ्तों बाद ही इसने नदी में कूद के अपनी जान दे दी थी एंड इसने अपने पीछे एक नोट भी छोड़ा था एंड उस नोट को पढ़ने के बाद ही लोगों को उस पर शक हुआ था, क्योंकि उस नोट से पता चलता है कि वो बंदा मेंटली इल था एंड उसके बहुत अजीब सेक्सुअल थॉट्स भी थे। दूसरे सस्पेक्ट का नाम था कार्ल फिगमबॉर्न एंड ये एक 54 इयर्स ओल्ड जर्मन मर्चेंट सेलर था एंड इसने कन्फेस भी किया था कि अपनी लाइफ में उसने बहुत सी औरतों को मारा है। इनफैक्ट इसके लॉयर का मानना था कि यही जैक द रिपर है। इसके ऊपर एक औरत का मर्डर केस भी चल रहा था एंड वो प्रूफ भी हो गया, जिस वजह से उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। सो अगर ये सच में जैक द रिपर था तो उसे अपने कारनामों की सजा मिल चुकी है। तीसरे सस्पेक्ट का नाम था एरॉन कॉस्मिंस्की। ये बंदा प्रोफेशन से एक बार्बर था एंड ये भी मेंटली अनस्टेबल था एंड उसे औरतों से बहुत नफरत भी थी। इसलिए कई लोग मानते हैं कि शायद इसी ने उन औरतों का मर्डर किया होगा। ईयर 1889 में इसे मेंटल असाइलम भेजा गया था एंड वहाँ इसकी भी मौत हो गई थी। चौथे सस्पेक्ट का नाम था फ्रांसिस क्रेग। प्रोफेशन से ये बंदा एक रिपोर्टर था एंड ये व्हाइट चैपल में ही काम करता था एंड जिस औरत की लाश उसके बेडरूम में पाई गई थी, मैरी जेन केली, ये उसी का हस्बैंड था। लोगों का मानना है कि शायद यही जैक द रिपर है। इसके पीछे की थियरी ये है कि शायद इसे पता चल गया होगा कि इसकी वाइफ सीक्रेटली प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है एंड इसलिए उसने उसका मर्डर कर दिया एंड वो बाकी के मर्डर्स उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए किए थे ताकि किसी को भी डायरेक्टली इस पे शक ना हो। पांचवें सस्पेक्ट का नाम था वॉल्टर सिकर्ट। प्रोफेशन से ये बंदा एक पेंटर था एंड इसे प्रोस्टिट्यूट्स की पेंटिंग बनाना बहुत पसंद था। कुछ लोगों का मानना है कि शायद यही किलर है, क्योंकि इसके पेंटिंग्स में किलिंग से रिलेटेड कुछ मैसेजेस होते थे और ये बंदा इम्पोर्टेंट था, मतलब ये सेक्सुअली कुछ करने के काबिल नहीं था। इसलिए शायद इस चीज के फ्रस्ट्रेशन एंड गुस्से में उसने उन औरतों का मर्डर कर दिया। एक बुक है जिसका नाम है पोर्ट्रेट ऑफ द किलर जैक द रिपर एंड इसकी ऑथर है पैट्रिशिया कॉनवेल। इस बुक में उन्होंने ऐसे कई पॉइंट्स पे फोकस किया है जिससे ऐसा लगता है कि शायद वॉल्टर ही जैक द रिपर था। 1942 में वॉल्टर की भी मौत हो गई एंड ये राज भी उसी के साथ चला गया। सो ये 5 लोग सबसे ज्यादा शक के घेरे में थे कि शायद इनमें से ही कोई जैक द रिपर हो सकता है, लेकिन प्रॉपर एविडेंसेस तो किसी के भी खिलाफ नहीं मिले। सो एग्जैक्टली कभी पता ही नहीं चल पाया कि जैक द रिपर आखिर था कौन एंड अब तो ऐसा लगता है
कि शायद जैक द रिपर की मिस्ट्री हमेशा अनसॉल्व्ड ही रहेगी। जैक द रिपर की पॉपुलैरिटी देखते हुए इसके ऊपर कई सारी फिक्शनल मूवीज भी बनाई गई है एंड साथ ही साथ इसे नॉवेल्स, पोएम्स एंड कॉमिक्स बुक्स में भी शामिल किया गया है। इसके अलावा इस पे वीडियो गेम्स एंड सॉन्ग्स भी बनाए गए हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी स्टोरी हिस्ट्री के एक ऐसे सीरियल किलर की जिसे कभी कोई पकड़ नहीं पाया एंड अब शायद कभी पकड़ भी नहीं पाएंगे।